Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. फ्लूइड डायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड तीन और अच्छी एप्लीकेशंस को करेंगे। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन होगी वो क्या होगी? स्प्रेयर या एटोमाइजर। मतलब जो नाई की दुकान पे वो स्प्रेयर होता है ना, जो हमारे वो बालों पे पानी छिड़कता है, वो स्प्रेयर कैसे काम करता है। और सेकंड एप्लीकेशन होगी लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। मान लो कोई एरोप्लेन रनवे पे रन कर रहा है, उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, तो एक टाइम पे वो टेक ऑफ कर जाता है, लिफ्ट कर जाता है एरोप्लेन। तो वो कैसे करता है वो पढ़ेंगे। और जो थर्ड एप्लीकेशन होगी वो क्या होगी? मान लो मेरे पास कोई एक घर है, कमजोर घर है, और उसकी खिड़कियां बंद है और तूफान आया हुआ है, जबरदस्त तूफान। तो अक्सर कमजोर घरों की छतें उड़ जाती हैं अगर जबरदस्त तूफान आया हुआ हो और उस घरों की खिड़कियां बंद हो। तो इसीलिए अगर मान लो कोई कमजोर घर हो और तूफान आया हुआ हो, तो ऐसा बोला जाता है कि खिड़कियों को खुला रखें ताकि उस घर की छत के उड़ने के चांसेस कम हो। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम जो बर्नौली थ्योरम की तीन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसमें किस कॉन्सेप्ट का यूज होगा सबसे पहले वो देखो। मान लो कोई ओरिजेंटल ट्यूब है, ठीक है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस ओरिजेंटल ट्यूब में, ठीक है। ये क्या मेरी ओरिजेंटल ट्यूब, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे मैंने रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लिया रेफरेंस के तौर पे। फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लो ये क्रॉस सेक्शन जो है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मान लो A1, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शन पे जो फ्लूइड की रफ्तार है वो मान लो V1, और ये हाइट कैपिटल H। और मान लो एक क्रॉस सेक्शन ये है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2, रफ्तार फ्लूइड की इस क्रॉस सेक्शन पे वो मान लो V2। इस क्रॉस सेक्शन पे जो प्रेशर है वो मान लो P1, इस क्रॉस सेक्शन पे जो प्रेशर है वो मान लो P2, और ये हाइट भी कैपिटल H ही होगी, ठीक है, क्योंकि ओरिजेंटल ट्यूब है। तो यहां पे जब आप बर्नौली थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आता है? P1 प्लस रो जी कैपिटल H प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी कैपिटल H प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो यहां पे देखो दोनों तरफ रो जी कैपिटल H से रो जी कैपिटल H कैंसिल हो गया। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं ओरिजेंटल ट्यूब के केस में। तो क्या आया? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो इन केस ऑफ ओरिजेंटल ट्यूब बर्नौली थ्योरम एक तरह से क्या बन गई? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो बर्नौली थ्योरम की तीन और एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, उसमें ओरिजेंटल ट्यूब वाले इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा। बस फर्क इतना होगा, वहां पे फ्लूइड की जगह एयर होगी, फ्लूइड की जगह क्या होगी? एयर। मतलब ये जो फ्लूइड लिक्विड है ना, ये जो मेरा फ्लूइड है जो कि लिक्विड है, इसकी जगह एयर होगी। जो आज के लेक्चर में हमें एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, तीन एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। वैसे एयर भी एक तरह से फ्लूइड ही होती है, ठीक है। फ्लूइड की दो कैटेगरी होती है, एक तो लिक्विड जो कि हम ज्यादातर पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के इस यूनिट में, और कोई गैस जैसे एयर होगी, वो भी एक तरह से फ्लूइड ही होती है। तो यहां पे तो लिक्विड था फ्लूइड,
आज के इस लेक्चर में जो हम 3 एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ओरिजेंटल ट्यूब के कॉन्सेप्ट का। मतलब जब हाइट क्या होगी सेम, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, बस फर्क कितना होगा, लिक्विड की जगह क्या होगी, एयर होगी आज के 3 एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम की आज की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो देखो, एटोमाइजर या स्प्रेयर। एटोमाइजर या स्प्रेयर जो कि नाई की दुकान पे नहीं होती है, वो एक बोतल से मतलब स्प्रेयर होता है, वो ऐसे ऐसे हमारे बालों में पानी को छिड़कता है, उसको पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहली एप्लीकेशन आज के लेक्चर की, एटोमाइजर और स्प्रेयर। एटोमाइजर बोल दो या स्प्रेयर बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो वो दिखने में कैसी होती है, कुछ ऐसा होता है वो दिखने में। यहां पे एक पिस्टन होती है, ठीक है, और ये हैंडल होता है, इसको पुश किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लो हैंडल को। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, लिक्विड, जैसे पानी हो गया, ये क्या है, लिक्विड, जैसे कि वाटर हो गया। ठीक है, एक तरह से इसे स्फेरिकल कंटेनर में, वो कंटेनर ये यहां पे तो स्फेरिकल है, वैसे सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भी हो सकता है। ये एक पतली सी ट्यूब है, ठीक है, और ये पिस्टन है और ये हैंडल है, इसको यहां पे पुश किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने पुश नहीं किया है इसको, तो देखो यहां पे क्या होगी, एयर होगी, बिल्कुल होगी। प्रेशर कितना होगा एयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट के ही बराबर होगा, और यहां पे भी एयर होगी। तो देखो ये तो है लिक्विड वाटर, इसके ऊपर तो एयर है। ठीक है, एयर एयर, यहां पे प्रेशर कितना होगा एयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट के ही बराबर, बिल्कुल सही है। और यहां पे भी एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, एयर का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट के बराबर, यहां पे भी एयर है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे प्रेस करूंगा, इस पिस्टन को ऐसे आगे की तरफ ले जाऊंगा इस हैंडल की हेल्प से। ठीक है, इसको मैं ऐसे यहां पे ऐसे प्रेस करूंगा, मतलब ये पिस्टन ऐसे मूव करेगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, ये जो एयर के जो ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये ऐसे मूव करेंगे यहां पे कुछ समथिंग स्पीड से, एयर मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे मूव करेंगे समथिंग स्पीड से। ठीक है, और देखो हाइट तो सेम ही है, यहां पे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा। यहां पे जो मेरी एयर है ना, मैं उसके लिए अप्लाई करूंगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक तरह से बर्नौली थ्योरम ही है। और कौन सा केस, हॉरिजेंटल ट्यूब वाला केस, मतलब जब हाइट क्या हो सेम। ठीक है, तो जब मैं इस पिस्टन को ऐसे प्रेस करूंगा, मतलब इस हैंडल की हेल्प से इस पिस्टन को ऐसे मूव करवाऊंगा, तो यहां पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, वो कुछ रफ्तार पकड़ लेंगे, स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, तो स्पीड बढ़ गई एयर के मॉलिक्यूल्स की, लेकिन P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, बर्नौली थ्योरम। कौन सा केस, हॉरिजॉन्टल ट्यूब वाला। तो एयर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई, तो एक तरह से प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहां पे अब नया प्रेशर आ जाएगा P1, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा।
पी नोट से कम होगा। ठीक है, तो यहां पे प्रेशर P1 पी नोट से कम होगा। जब मैं विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल इस पिस्टन को ऐसे मूव करवाऊंगा तो यहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव करेंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ेगी तो प्रेशर को घटना होगा, एयर के प्रेशर को घटना होगा, वो पी नोट से कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे तो देखो, यहां पे जो एयर है, यहां पे एयर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो प्रेशर कम और यहां पे ज्यादा। इस प्रेशर के कारण, एयर के इस पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ऐसे फोर्स आएगा इस फ्लूइड पे। ठीक है, और यहां पे प्रेशर कम है, यहां पे ज्यादा है, तो ये जो फोर्स आएगा ना, ये इस लिक्विड को ऐसे धकेलेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये लिक्विड यहां पहुंच जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, क्योंकि यहां पे अब प्रेशर कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि मैं इस हैंडल की हेल्प से इस पिस्टन को ऐसे मूव करवा रहा हूं, एयर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ी तो एयर का प्रेशर कम होना चाहिए, क्योंकि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा। एयर का प्रेशर अब जो नया होगा P1 वो P नोट से कम हो जाएगा। ध्यान रहिए, पिस्टन मूव कर रही है, तब तक की बात है ये। ठीक है, तो यहां पे कुल मिला के ऐसे फोर्स आएगा और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये मेरा लिक्विड ऐसे ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा, ऐसे लिक्विड मेरा ये ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, इस नैरो ट्यूब के थ्रू, तो लिक्विड यहां भी पहुंच जाएगा और लिक्विड इस मूविंग एयर की हेल्प से ऐसे स्प्रे हो जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड ऐसे ऊपर चढ़ गया और ये मूविंग एयर की हेल्प से ऐसे स्प्रे हो जाएगा। तो देखो, जितनी ज्यादा रफ्तार से आप इस हैंडल की हेल्प से पिस्टन को मूव करवाओगे ना, जितनी ज्यादा रफ्तार से, उतना ही ज्यादा वाटर स्प्रे होगा। वो कैसे? जितनी ज्यादा रफ्तार से विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल इस पिस्टन को मूव करोगे, एयर मॉलिक्यूल्स की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, तो ये प्रेशर P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कम होगा ही, लेकिन और कम होगा। तो यहां पे प्रेशर और कम होगा और यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट के बराबर, तो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड स्प्रे होगा अगर इसको आप ज्यादा स्पीड से इस पिस्टन को मूव करवाओ विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो मेरा ये लिक्विड है ये ऐसे स्प्रे होगा। ठीक है, तो ये तो है एटोमाइजर और स्प्रेयर, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बर्नौली थ्योरम ही है। जब मेरी ट्यूब कैसी हो? ओरिजेंटल हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल इस पिस्टन को मूव करवाया जा रहा है, तो एयर मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ गई, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया। लेकिन यहाँ पे तो एयर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है या एयर का प्रेशर वो तो P नोट ही है, लेकिन यहाँ पे P नोट से कम हो गया प्रेशर, तो ये लिक्विड तो ऊपर चढ़ेगा ही, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और विद द हेल्प ऑफ दिस मूविंग एयर ये लिक्विड मेरा ऐसे स्प्रे हो जाएगा। ठीक है, जितनी फास्टली आप इस पिस्टन को मूव करवाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल, उतना ही ज्यादा लिक्विड स्प्रे होगा, क्योंकि ये प्रेशर P1 उतना ही कम होगा P नोट से, उतना ही कम। जितनी ज्यादा स्पीड से आप विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल इस पिस्टन को मूव करवाओगे, उतना ही अच्छा स्प्रे होगा ये लिक्विड। ठीक है, तो ये तो मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब सेकंड एप्लीकेशन क्या है? लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। जब कोई एरोप्लेन रनवे पे रन करता है, एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती जाती है, तो कुछ टाइम के बाद में वो टेक ऑफ कर जाता है, लिफ्ट कर जाता है एरोप्लेन। ठीक है, ग्राउंड से रनवे से लिफ्ट कर जाता है। तो दूसरी एप्लीकेशन ये है, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन रनवे से ऊपर की तरफ उठ कैसे जाता है, लिफ्ट कैसे कर जाता है, इसका कारण जानेंगे आज हम। अगेन कॉन्सेप्ट वही होगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ये बर्नौली थ्योरम ही है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम का ये कौन सा केस है? जब मेरी ट्यूब हॉरिजेंटल हो, मतलब हाइट क्या रहे सेम, हॉरिजेंटल ट्यूब, ठीक है। तो सेकंड एप्लीकेशन है लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। तो देखो ये मेरे पास एक एरोप्लेन है, ये क्या है? एरोप्लेन के विंग्स, ठीक है। ये एरोप्लेन का आगे वाला व्हील हो गया और दो पीछे होते हैं, ठीक है। इसको व्हील को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। और मान लो एरोप्लेन का जो मास है ये m है, एरोप्लेन का मास, और ये मेरा रनवे है, ठीक है। तो अब ये एरोप्लेन इस रनवे पे ऐसे चलना शुरू करेगा, रन करना शुरू करेगा, एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो कुछ टाइम के बाद में ये एरोप्लेन कुछ चल के ऐसे लिफ्ट कर जाता है। उसके पीछे के कारण को समझेंगे आज के इस लेक्चर में। तो उसके पीछे का जो रीजन होता है साइंटिफिक, वो क्या होता है? जो एरोप्लेन की जो विंग्स है ना, इसको आप अगर साइड से देखो, विंग्स को, साइड व्यू है ये विंग्स का, वो कुछ ऐसा होता है, ऊपर से कर्व टाइप में होता है, ठीक है। ये साइड व्यू है एरोप्लेन के विंग्स का, ठीक है। तो अब देखो मान लो ये एरोप्लेन रन कर रहा है इस रनवे पे, तो एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती जाएगी, स्पीड ऑफ एरोप्लेन बढ़ती जाएगी। लेकिन मान लो अभी तक एरोप्लेन लिफ्ट नहीं किया है, ठीक है, रनवे पे ही रन कर रहा है एरोप्लेन अभी तक, लेकिन एरोप्लेन ने लिफ्ट नहीं किया है। तो क्या होता है? एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती जाती है, बिल्कुल। और देखो ये जो मेरा है ये साइड व्यू है एरोप्लेन के विंग का, नीचे से फ्लैट होता है और ऊपर से ऐसे कर्व टाइप में होता है एरोप्लेन का विंग। तो ये रन कर रहा है मेरा एरोप्लेन, ठीक है। तो देखो यहां पे जो एयर होगी, ऐसे स्ट्रीमलाइन एयर होगी, यहां से यहां तक स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। फिर ये एयर यहां पे टकराएगी विंग से, तो ये फिर एयर कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। और ये एयर, मतलब एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पे इस लेयर पे, वो ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो देखो एयर की इस लेयर पे जो एयर का मॉलिक्यूल था ये, वो यहां से यहां तक गया, और एयर की इस लेयर पे जो एयर का ये मॉलिक्यूल था वो यहां से यहां तक आया। होता क्या है, इन दोनों को सेम टाइम लगता है। एयर की इस लेयर का जो ये एयर का मॉलिक्यूल है वो यहां से यहां तक आया, और एयर की इस लेयर का जो मॉलिक्यूल है वो यहां से यहां तक गया। इन दोनों को सेम टाइम लगता है यहां से यहां तक जाने में, ठीक है। तो देखो लेकिन एयर के ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है। तो इसका मतलब ये जो एयर है, एयर की या जो ये लेयर है, यहां पे एयर की जो स्पीड होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों को यहां से यहां तक पहुंचने में सेम टाइम लग रहा है। तो यहां पे जो एयर की स्पीड होगी वो मान लो v2 होगी, ठीक है। इस विंग के ऊपर एयर की जो रफ्तार होगी वो v2 होगी, और विंग के जस्ट नीचे एयर की जो रफ्तार होगी वो मान लो v1 होगी। v2 v1 से क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है।
तो जब मेरा ये एरोप्लेन इस रनवे पे ऐसे रन करेगा ना, तो इससे होगा क्या, ये एयर टकराएगी इस विंग से। एयर की ये जो लेयर है, इसका जो मॉलिक्यूल है ये कुछ ऐसे जाएगा। एयर की जो नीचे वाली लेयर है, इसका ये जो मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, दोनों को सेम टाइम लगेगा यहां से यहां तक। ठीक है, दोनों को सेम टाइम लगा, लेकिन ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है एज कंपेयर टू नीचे वाले मॉलिक्यूल ने। ठीक है, तो इसका मतलब जो इस विंग के ऊपर जो एयर होगी ना, उसकी रफ्तार v2, विंग के नीचे जो एयर होगी उसकी रफ्तार v1 से ज्यादा होगी। तो देखो, मान लो ऊपर विंग के ऊपर प्रेशर होगा मान लो P2 और विंग के नीचे प्रेशर होगा एयर प्रेशर P1, और ये हाइट सेम ही है नियरली अप्रोक्सीमेटली, ये हाइट दोनों सेम ही है ना, ये हाइट और ये हाइट। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैं यहां पे बर्नौली थ्योरम का यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो स्पीड ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। विंग के ऊपर एयर की रफ्तार क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब P2 P1 से क्या होगा, कम। ठीक है, ऐसे फोर्स आएगा इस P2 प्रेशर के कारण इस विंग पे, ऐसे फोर्स आएगा बिल्कुल। इस विंग के ऊपर जो एयर है ना, उस एयर का जो प्रेशर है P2, उस प्रेशर के कारण विंग पे ऐसे फोर्स आएगा। और जो इस विंग के जस्ट नीचे जो एयर है, जहां पे एयर का प्रेशर P1 है, इस P1 प्रेशर के कारण इस विंग पे ऐसे फोर्स आएगा। सही बात है। और देखो, ये जो फोर्स आएगा इस P2 प्रेशर के कारण, ये मान लो कितना होगा, F2, ये जो टोटल फोर्स है ऑन दिस विंग इस P2 प्रेशर के कारण। और ये जो टोटल फोर्स है P1 प्रेशर के कारण इस विंग पे, ये फोर्स होगा मान लो F1। तो सीधी सी बात है, P1 P2 से ज्यादा है अगर, तो ऑब्वियसली F1 F2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखो, जैसे जैसे इस एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती जाएगी ना, ये F2 और F1 इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इस F2 और F1 का रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि F1 F2 से ज्यादा ही होगा। और वो कितना आएगा, F1 माइनस F2 ऊपर की तरफ। जो इस विंग के ऊपर जो एयर है वहां पे प्रेशर P2, इस P2 प्रेशर के कारण ऐसे फोर्स आएगा इस विंग पे, कितना, F2। विंग के जस्ट नीचे जो एयर है, यहां पे एयर का प्रेशर P1, इस P1 प्रेशर के कारण इस विंग पे ऐसे टोटल फोर्स आएगा F1। ऑब्वियसली F1 F2 से ज्यादा होगा, तो इस F2 और इस F1 का जो रिजल्टेंट आएगा इस विंग पे ऐसे आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, F1 माइनस F2। ठीक है, तो जैसे जैसे इस एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती जाएगी ना, तो ये F1 माइनस F2 बढ़ता जाएगा। मतलब ये प्रेशर डिफरेंस ये बढ़ता जाएगा, प्रेशर डिफरेंस। उसी के कारण ही तो इस F2 और इस F1 इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ, F1 माइनस F2, वो रिजल्टेंट बढ़ता जाएगा। लेकिन देखो, इस एरोप्लेन पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा। ठीक है, अभी तक मेरा एरोप्लेन टेक ऑफ नहीं किया है, एरोप्लेन की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन विंग्स पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, विंग्स पे F1 माइनस F2 ऑन विंग्स। ठीक है, तो F1 माइनस F2 लगातार बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इस एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी भी F1 माइनस F2 मान लो mg से कम है। ठीक है, तो अभी भी मेरा एरोप्लेन टेक ऑफ नहीं किया है, अभी भी रनवे पे ही रन कर रहा है
एरोप्लेन की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब इस एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती 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 ये F1 माइनस F2 जो विंग्स पे नेट फोर्स आएगा, F1 माइनस F2 केवल विंग्स पे, ये जस्ट mg से ज्यादा हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब इस एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती बढ़ती क्या हो जाएगा, एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती जाएगी और विंग्स पे जो नेट फोर्स है ना F1 माइनस F2 ऑब्वियसली ये बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा ये F1 माइनस F2 विंग्स पे जो नेट फोर्स है केवल विंग्स पे, ये mg से जस्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स से। तब मेरा ये जो एरोप्लेन है वो लिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, या टेक ऑफ कर जाएगा, रनवे को छोड़ जाएगा, लिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे हुआ क्या है, एरोप्लेन रन कर रहा है, एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती जाएगी, तो विंग्स पे जो केवल विंग्स पे जो नेट फोर्स आएगा ना ऐसे F1 माइनस F2 वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी भी वो mg से कम है। मान लो इसने लिफ्ट नहीं किया है, एरोप्लेन ने टेक ऑफ नहीं किया है, तो एरोप्लेन और आगे की तरफ चलेगा, रफ्तार और बढ़ेगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा ये F1 माइनस F2 बढ़ता बढ़ता जस्ट mg से ज्यादा हो जाएगा, तब मेरा एरोप्लेन ऐसे लिफ्ट कर जाएगा, रनवे को छोड़ जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ेगी ना एरोप्लेन की, ये जो यहां पे प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस, ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा तो इस विंग पे जो नेट फोर्स आएगा F1 माइनस F2 ऐसे वो बढ़ता जाएगा। अभी तक मान लो ये mg से कम है तो एरोप्लेन और आगे चलेगा, एरोप्लेन की रफ्तार और बढ़ेगी तो प्रेशर डिफरेंस और बढ़ेगा, तो F1 माइनस F2 और बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा ये F1 माइनस F2 mg से जस्ट ज्यादा हो जाएगा और मेरा एरोप्लेन टेक ऑफ कर लेगा, एरोप्लेन लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, रनवे को छोड़ जाएगा। तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। किसके ऊपर बेस्ड है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसके पीछे का मेन साइंटिफिक रीजन क्या है, शेप ऑफ द विंग ऑफ एरोप्लेन कुछ ऐसी होती है शेप। मेन साइंटिफिक रीजन ये है, ऊपर से कर्व टाइप होना, विंग का ऊपर से कर्व टाइप होना। इससे होता क्या है, जैसे ये एरोप्लेन रन करता है ना रनवे पे, तो हवा से टकराएगी इससे, हवा की ऊपर वाली लेयर का जो मॉलिक्यूल है एयर मॉलिक्यूल वो ऐसे जाएगा और नीचे वाली लेयर का एयर मॉलिक्यूल वो ऐसे जाएगा। इन दोनों को सेम टाइम लगना है यहां से यहां तक पहुंचने में। तो जो एयर होगी जस्ट अबव दिस विंग, उसकी रफ्तार v2 वो ज्यादा होगी किससे, जो एयर जस्ट बिलो विंग है उससे ज्यादा होगी, v2 विल बी ग्रेटर देन v1। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का यूज करते हुए तो P1 P2 से ज्यादा हो जाएगा। तो इस विंग पे केवल विंग पे जो नेट फोर्स आएगा रिजल्टेंट ऐसे F1 माइनस F2, ठीक है। और जैसे इस एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती जाएगी ये F1 माइनस F2 नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली ऑन दीज विंग्स वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी भी मान लो ये mg से कम ही है, तो अभी टेक ऑफ नहीं किया है, एरोप्लेन आगे की तरफ और दौड़ेगा, रनवे पे रफ्तार और बढ़ेगी एरोप्लेन की। तो रफ्तार बढ़ने के कारण ये F1 माइनस F2 ये बढ़ना है, लेकिन अभी भी मान लो ये mg से कम है तो एरोप्लेन और दौड़ेगा रनवे पे। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब इस एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ती बढ़ती कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, तब F1 माइनस F2 ये जो नेट फोर्स है ना ऑन दीज विंग्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ये mg से जस्ट ज्यादा हो जाएगा और मेरा एरोप्लेन तब ऐसे लिफ्ट कर जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा, ठीक है। तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। अब है थर्ड एप्लीकेशन। ये क्या है, ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स।
जो कमजोर घर होते हैं जिनकी खिड़कियां मान लो बंद हो तो और ज्यादा चांस होंगे उन कमजोर घरों की छत के उड़ने के जब खतरनाक तूफान आया हुआ हो। थर्ड एप्लीकेशन है ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ऑफ हाउसेज ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। ब्लोइंग मतलब उड़ जाना, ब्लोइंग ऑफ मतलब उड़ जाना, ऑफ रूफ्स ऑफ हाउसेज ड्यूरिंग डेंजरस स्टॉर्म्स। खतरनाक तूफान जब आते हैं ना तो कमजोर घरों की छतें अक्सर उड़ जाया करती हैं और खास तौर पे तब ज्यादा उड़ती हैं जब उनकी घरों की कमजोर घरों की जो ये खिड़कियां होती हैं वो बंद हो। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? तो देखो मान लो अभी तक कोई तूफान नहीं आया हुआ, अभी तक नो स्टॉर्म, कोई तूफान नहीं आया हुआ। मान लो ये कोई घर है, ठीक है, इसका गेट हो गया और ये खिड़कियां होगी, ठीक है। अभी तक कोई स्टॉर्म नहीं है, कोई तूफान नहीं है, नॉर्मल एयर है, ठीक है। तो देखो घर के अंदर भी एयर होगी और घर के बाहर भी एयर होगी, बिल्कुल होगी। तो घर के बाहर एयर का प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट के ही बराबर होगा। घर के अंदर जो एयर होगी उसका भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट के ही बराबर होगा। तो ये जो घर के बाहर जो एयर है जिसका प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, उसके कारण छत पे ऐसे फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। और जो घर के अंदर एयर है जिस एयर का प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट ही, इसके कारण छत पे ऐसे फोर्स आएगा, ठीक है। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो हमारा जो घर है वो सेफ रहेगा, हाउस रिमेन्स सेफ, क्योंकि अंदर और बाहर प्रेशर क्या है? सेम। लेकिन अब मान लो डेंजरस स्टॉर्म आ गया, खतरनाक तूफान, ठीक है, और कोई कमजोर घर है, ठीक है, और जिसकी खिड़कियां ऐसा मानो बंद हैं, ठीक है। तो देखो अंदर जो एयर होगी उसका तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि खिड़कियां बंद है, बाहर से अंदर एयर नहीं जा सकती। तो अंदर जो एयर होगी उसका प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। अब देखो तूफान आया हुआ बाहर, डेंजरस स्टॉर्म, बाहर जो एयर ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है, ये एयर फ्लो है। तूफान आया हुआ है तो देखो तूफान में क्या होगा? इस एयर की स्पीड वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीजेज। तूफान में क्या होता है? एयर की स्पीड बढ़ जाती है ना। देखो देखो ये दोनों हाइट सेम ही है, जस्ट बिलो एंड जस्ट अबव। तो एक तो पहले जो एयर की स्पीड थी नॉर्मल जब कोई तूफान नहीं था, और अब डेंजरस मतलब खतरनाक तूफान आ गया, तो एयर की जो स्पीड होगी अबव रूफ वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ रही है, देखो हाइट तो सेम ही है, स्पीड अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रेशर को कम होना पड़ेगा। इसका मतलब अबव रूफ जो एयर का प्रेशर होगा तूफान में वो मान लो P1 होगा प्रेशर, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट से कम होगा, ठीक है। जब कोई तूफान नहीं है ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, अंदर और बाहर सेम।
तो आउटसाइड रूफ बात करो, मतलब घर के बाहर या रूफ के जस्ट ऊपर जब कोई तूफान नहीं है, एयर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। अब मान लो ये जो घर है इसकी खिड़कियां दरवाजे बंद है, ठीक है, और तूफान आ गया, अंदर तो जो एयर है उसका तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट ही रहेगा, ठीक है, लेकिन बाहर जो एयर है उसकी रफ्तार बढ़ गई ना, पहले से ज्यादा होगी रफ्तार बढ़ेगी तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा। अब जो तूफान में जो जस्ट अबव रूफ जो एयर का प्रेशर होगा P1 वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट से कम ही होगा, ठीक है। तो अंदर जो प्रेशर है मकान के अंदर या जस्ट बिलो रूफ एयर का प्रेशर वो P नोट एटमॉस्फेरिक, इसके कारण इस रूफ पे ऐसे फोर्स आएगा, ठीक है, मान लो ये आएगा F1, ठीक है, और जो जस्ट अबव रूफ जो एयर है जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट से कम है और वो कितना P1, उसके कारण इस रूफ पे ऐसे फोर्स आएगा, और मान लो ये कितना आएगा नेट F2। और देखो बाहर अब प्रेशर कम हो गया, एयर का प्रेशर बाहर कम हो गया, जस्ट अबव रूफ है एयर का प्रेशर कम है, तो इसका मतलब है एक तरह से F1 F2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इस रूफ पे जो फोर्स आएगा ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट F1 और F2 का वो ऐसे आएगा क्योंकि F1 F2 से ज्यादा हो गया, और वो कितना आएगा F1 माइनस F2। और मान लो इस रूफ का मास है m, ठीक है, तो इस रूफ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा, कितना mg। और मान लो तूफान स्ट्रोंग है और ये कमजोर घर है, ठीक है, और खिड़कियां दरवाजे बंद हैं। खिड़कियां दरवाजे बंद होने के कारण क्या है, अंदर जो एयर का प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट के बराबर ही रहेगा, बेशक तूफान आ जाए अगर खिड़कियां दरवाजे बंद हैं। तो बाहर प्रेशर कम अंदर ज्यादा, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गया F1 माइनस F2, लेकिन एक mg फोर्स भी आएगा इस रूफ पे। इन रियलिटी ये नेट फोर्स हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक तूफान हो, यहां पे प्रेशर P1 काफी कम हो जाए, यहां पे रफ्तार काफी बढ़ जाए, जस्ट अबव रूफ एयर की रफ्तार काफी बढ़ जाए, मतलब काफी खतरनाक तूफान हो, तो P1 तो और कम हो जाएगा, P नोट से कम तो होगा ही लेकिन और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब तब क्या होगा, ये F2 फोर्स ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो F1 माइनस F2 ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मान लो कुछ ज्यादा ही खतरनाक तूफान हो, F1 माइनस F2 ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा मान लो, तो ये जो रूफ है ये उड़ जाएगी, रूफ ब्लो कर जाएगी, ब्लो ऑफ, इस घर की जो ये छत है वो उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। अंदर तो प्रेशर P नोट ही है क्योंकि खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, लेकिन खतरनाक तूफान आ गया, बाहर जो एयर की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, तो प्रेशर कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जितना ज्यादा खतरनाक तूफान होगा P1 P नोट से उतना ही कम होगा, तो F1 माइनस F2 एक ऐसा हो सकता है कि वो mg से ज्यादा हो जाए। कुछ ज्यादा ही खतरनाक तूफान हो, यहाँ पे जस्ट अबव रूफ एयर की स्पीड कुछ ज्यादा ही हो, तो P1 P नोट से कुछ ज्यादा ही कम हो जाए, तो मतलब F1 माइनस F2 mg से ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, इस घर की जो छत है वो ब्लो कर जाएगी, ब्लो ऑफ, उड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, इसलिए क्या कहा जाता है, जब तूफान आया हुआ हो घर की खिड़की दरवाजों को खोल दें। इन स्टॉर्म वी शुड ओपन विंडोज ऑफ हाउस। उससे क्या होता है, इस छत के उड़ने के चांस कम हो जाते हैं, काफी कम हो जाते हैं। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, अगर देखो मैंने इस घर की खिड़की दरवाजों को ओपन कर दिया, अभी तो यहाँ पे तो बंद थी, अब मैंने ओपन कर दिया,
और मान लो खतरनाक तूफान आया हुआ है, ठीक है, देयर इज स्टॉर्म, तो ओपन करने का कारण क्या होगा, खिड़की दरवाजों को खोलने के कारण क्या होगा, अंदर जो एयर होगी ना, अब अंदर जो एयर होगी उसका प्रेशर P1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि P0 से कम होगा, और जो बाहर एयर होगी जस्ट अबव द रूफ ऑफ द हाउस, जो एयर होगी उसका जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, P1, जो कि P0 से कम होगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे प्रेशर सेम हो गया, P1 P1, तो ऐसे में F1 और F2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो केवल mg फोर्स एक्ट करेगा इस छत पे ऐसे, और उसको कौन बैलेंस कर लेगा, यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शंस आएंगी ना इस छत पे बाय दीज वॉल्स N1 + N2 mg के बराबर ही, तो ये छत नहीं उड़ेगी, रूफ क्या रहेगी, सेफ, ठीक है, क्योंकि अंदर बाहर प्रेशर क्या होगा, सेम। तो इसलिए कहा जाता है जब तूफान आया हुआ हो तो खिड़की दरवाजे जो भी चीजें हैं वो खोल देनी चाहिए, जिससे कि अंदर भी प्रेशर कितना हो जाए, P1, बाहर प्रेशर P1, अंदर भी कितना हो जाए, P1, तो अंदर बाहर प्रेशर सेम, तो इसका मतलब हमारी रूफ क्या रहेगी, सेफ। तो काफी कम चांस होंगे इस छत के उड़ने के अगर हम अपनी खिड़की दरवाजों को खोल दें, ठीक है। तो आज की हमारी ये 3 एप्लीकेशंस थी बर्नौली थ्योरम की, किसके ऊपर बेस्ड, P + ½ ρ v स्क्वायर = कांस्टेंट, ठीक है। वैसे तो ये हम लिक्विड के लिए अप्लाई करते आए थे, फ्लूइड मतलब जो लिक्विड था, लेकिन ये हम एयर के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।